हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में कैर एग्जाम। मैं आपके साथ विनय त्रिपाठी और आज हम बात करेंगे घटना चक्र के सीरीज 2023 के पूर्वावलोकन भारतीय राज व्यवस्था शासन, जो कि हमारा ये लेक्चर नंबर 11 होगा। और आज का हमारा टॉपिक होगा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति। और इन सभी चीज़ों को बात करने के साथ हम नोट्स की बात करेंगे और पीवाईक्यू बात करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी होंगे। और बिना देरी के हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति भारत का जो राष्ट्रपति है ना, वो देश का क्या होगा, प्रथम नागरिक होता है। भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। और अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। इस शक्ति का प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं एक निर्वाचक मंडल होगा। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, जो कि 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 1695 से प्रभावी हुई थी। दिल्ली और पांडुचेरी के जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल नहीं किया गया है। हालांकि जम्मू और कश्मीर राज्य के रूप में उसकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचन मंडल में शामिल थे। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य एवं विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते, यानी कि जो मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा जो किए जाते हैं इनमें क्या होते हैं, ये भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, और विधान परिषद में भी जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी भाग नहीं लेते हैं। अनुच्छेद 53 थर्ड के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणी मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। एकल संक्रमणी मत मतलब 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, A B C D। और यहाँ पे आपका सीरीज वाइज जो मतलब मान के चलिए कभी होता है कि मान के चलिए कभी 50-50 दोनों मत, जो भी मतलब विपक्षी पार्टी जो भी विपक्ष में उठे हैं, प्रतिद्वंदी जो उठे हैं, अगर दोनों लोग बराबर में विपक्ष पा जाते हैं तो उनका जो सेकंड मत पे आते हैं, जो सेकंड बी पे जो पोजीशन पे ज़्यादा रहते हैं, बी का भी उठ के फर्स्ट वाले पे जाता है। ठीक है, और अगर उसमें देखा जाता है कि कौन उसमें ज़्यादा वोट पाए हैं तो उसके अनुसार वह राष्ट्रपति चुन के आ जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी सभी विवादों की जांच एवं उच्चतम फैसले उच्चतम न्यायालय में होते हैं तथा उसका अंतिम जो उसका फैसला होता है अंतिम होता है। राष्ट्रपति के चुनाव इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के अर्हता यानी कि उनकी योग्यता भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो तथा लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता बताई गई। राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदन होने चाहिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल कौन किस समय बना हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करी जाए राजेंद्र प्रसाद की, तो 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 थे। इनका जो कार्यकाल था वह 1 से 3 बार में हुआ था और व्यक्ति अनुसार क्रम एक ही थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 13 मई से 1962 और 13 मई 1967 तक थे, यानी कि ये भी 5 साल थे। ठीक है, और इनका कार्यकाल के अनुसार क्रम 4 था और 2 बार ये थे। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन 13 मई से 1967 से लेकर 3 मई 1959 तक यह जाकिर हुसैन थे। ठीक है, वाहगिरी वेंकटगिरी तो कार्यवाहक ये बने थे 3 मई 1959 से लेकर 20 जुलाई 1959 तक। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969 तक थे। ठीक है, वेंकटगिरी 24 अगस्त से लेकर 24 अगस्त 1969 से लेकर 24 अगस्त 1974, यानी कि यह 5 साल के लिए बने थे। फखरुद्दीन
अली अहमद 24 अगस्त 1974 से लेकर 11 फरवरी 1977 तक इनकी बीच ही मतलब इनके कार्यकाल में इनकी मृत्यु हो जाती है। वीडी जदी कारवा, और ये पहले मुस्लिम भी थे। ठीक है, वीडी कारवक 11 फरवरी 1977 से लेकर 25 जुलाई 1977 तक। नीलम संजीव रेड्डी 25 जुलाई 1977 से लेकर 25 जुलाई 1982। ज्ञानी जेल सिंह 25 जुलाई 1982 से लेकर 25 जुलाई 1987 तक। ठीक है, और आर वेंकटरमन 25 जुलाई 1987 से लेकर 25 जुलाई 1992 तक। के आर नारायण 25 जुलाई 1997 से लेकर 25 जुलाई 2002 तक। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 2002 से लेकर 2007 तक। आप याद रखिएगा जुलाई सेम थे, 25 जुलाई तो 25 जुलाई। प्रतिभा पाटिल 2007 से 2000। मुखर्जी 25 जुलाई 2012 से लेकर 25 जुलाई 2017 तक। रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 से लेकर 2022 तक, 25 जुलाई 2022 तक थे। और वर्तमान में आपके 25 जुलाई से लेकर 25 जुलाई 2027 तक श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी रहेंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट। जमानत की राशि के रूप में 15,000 रुपये जमा करना होगा। ठीक है, कितने हज़ार? 15,000। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त करके असमर्थ रहता है तो जमानत राशि जब्त की ली जाती है। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का जो पदावधि है पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक रहेगा। यानी कि 25 जुलाई को अगर राष्ट्रपति ने अपने इस पद का शपथ लिया है तो नेक्स्ट 5 साल बाद जब आएगा 25 जुलाई, उसी दिन वो अपने पद को त्याग कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, रिक्त कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 56(1) के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उप राष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष ठीक है और तुरंत देता है। अनुच्छेद 52 के तहत संविधान का अनुच्छेद ठीक है और 57 राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति के पुनर्निर्वाचन का पात्रता निर्धारित करता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या से तात्पर्य वर्ष 1971 की जनगणना द्वारा निर्धारित जनसंख्या से है। अतः 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा इसे वर्ष 2026 के पश्चात की पहली जनगणना से सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक निर्धारित किया गया, यानी कि सील कर दिया गया 2026 तक का क्या जनगणना की। अनुच्छेद 59(1) के अनुसार यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य विधानमंडल का किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, यह समझा जाएगा कि उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति द्वारा अपने पद ग्रहण तारीख से रिक्त दिया है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान के प्रारूप वर्णित है। भारत का राष्ट्रपति शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ ठीक है न्यायाधीश दिलाता है। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रतिमाह है। राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। अनुच्छेद 56 फर्स्ट घ के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग है से इम्पीचमेंट की प्रक्रिया का उल्लेख दिया है और ये सिर्फ महाभियोग का शब्द सिर्फ राष्ट्रपति के ही लिए उपयोग किया गया, बाकी किसी पर नहीं ऐसा शब्द का प्रयोग किया गया। अनुच्छेद 61(2) के अनुसार महाभियोग का आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प अंतर्विष्ट है जो कम से कम 14 दिन तक ठीक है ऐसी लिखित सूचना को दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया हो और इस प्रकार 14 दिन के अग्रिम सूचना के साथ संकल्प पर सदन के कुल सदस्य कम से कम 1/3 सदस्यों का हस्ताक्षर भी होना चाहिए तथा उस सदन की कुल सदस्य संख्या कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा संकल्प पारित भी होना चाहिए। अनुच्छेद 62(2) के यदि राष्ट्रपति पद की रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग, पद से हटाए जाने के कारण हुई है तो पद रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने तारीख पश्चात यथाशीघ्र प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का रिक्त पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर वरिष्ठ
न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों का संपादित करेगा। अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका के कृत्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। किसके तहत? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 77 के तहत। और वहीं अनुच्छेद 78 की बात करें तो राष्ट्रपति को जानकारी आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह सारी चीज़ों की जानकारी राष्ट्रपति को दें। ठीक है, लेकिन अगर गोपनीयता की बात की जाए तो प्रधानमंत्री चाहे तो उस चीज़ को सूचना में नहीं दे सकता है, अपने राष्ट्रपति को ना दे तो भी चलेगा। आर्टिकल 86 के संसद के सदनों में अभिभाषण का जो उनके संदेश भेजने को राष्ट्रपति का अधिकार वर्णित है। अनुच्छेद 87 फर्स्ट के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम जो सत्र होता है, मान के चलिए अभी जैसे 2024 में आपका लोकसभा का चुनाव हो रहा है, पहली बात सरकार विघटन हो जाती है, जो भी मंत्रिपरिषद होती है, उसके बाद जब दोबारा अगर कोई सत्ता में चुनकर आते हैं तो जो सबसे पहले मंत्री जो सदन में अगर चर्चा की बात होती है तो राष्ट्रपति, ठीक है, प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के जो आरंभ में एक साथ संवेद संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करता है, अपने भाषण को देते हैं। और अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत प्रावधान है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति रोक लेना अथवा विधेयक धन विधेयक के अलावा पुनर्विचार हेतु सदन को लौटा सकेगा। यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति नहीं रोकेगा। ठीक है, यानी कि 14 दिन तक रख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रह सकता है। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता है। वस्तुतः धन विधेयक सदन में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किए जाते हैं। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही विधेयक कानून बनते हैं। मतलब कोई भी कानून हुआ XYZ, अगर जब तक राष्ट्रपति का उस पर सिग्नेचर नहीं है तो वो कानून नहीं है। तो याद ये रखिएगा, लास्ट में अगर सिग्नेचर किसी का भी होता है तो राष्ट्रपति का होता है, तभी हमारा कोई विधि निर्माण होता है। ठीक है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही विधेयक कानून बनते हैं। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को क्या अधिकार मिला होता है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई होती है। और अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, किसको? तो राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार है। ठीक है, क्या है? अनुच्छेद 143 के तहत। और 53(2) के तहत भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होता है? चाहे थल हो, वायु हो, नौसेना, प्रधान सेनापति होता है। राष्ट्रपति द्वारा जो राष्ट्रपति राष्ट्र का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है, परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। प्रतिनिधित्व है बट नेतृत्व कौन करता है? तो याद रखिएगा मिस्टर पीएम। किसी भौगोलिक क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अब हम बात करेंगे अपने प्रश्न को उसके, जो कि प्रीवियस ईयर है और ROARO में आए हुए क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति, यानी कि भारत का राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन A, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। कारण R, भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। तो आपका आंसर C, A सही है परंतु R गलत है, यानी कि राइट आंसर आपका C है। क्वेश्चन नंबर, इसके एक्सप्लेनेशन आप देखिए। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है और ब्रिटेन का राजा वंशानुगत होता है, अतः मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, यहाँ पे निर्वाचित होते हैं। तो इसलिए ये कहना गलत है कि ब्रिटेन का राजा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, भारत का, अच्छा ये बताइए राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति का पद हमारे यूएसए से लिया गया है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख है, अतः यह दोनों भिन्न, इसीलिए गलत है। क्वेश्चन नंबर 3, कथन A, संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो कारण क्या है? राष्ट्रपति की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। ऐसा सही है बोलना? बिल्कुल गलत है बोलना। ठीक है, यानी कि A सही है किंतु R गलत है। ऑप्शन C इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं।
ए सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, बी मंत्रियों के द्वारा, सी प्रधानमंत्री के द्वारा, डी मंत्रियों के द्वारा। तो आपका राइट आंसर सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, यानी कि ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, जो कि आपका 53 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? तो अनुच्छेद 53 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 53 के तहत कहा गया है कि संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति है ना, वो राष्ट्रपति में निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया जाता है? तो राष्ट्रपति में। भारत के राष्ट्रपति, हम पढ़ रहे हैं भारत के राष्ट्रपति के चैप्टर, तो इसलिए सारे क्वेश्चन अगर देखेंगे तो राष्ट्रपति के बारे में ही जाएगा। नीचे दिए 2 वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए, संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित है। आर, कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा? ए और आर दोनों सत्य हैं। आर सही स्पष्टीकरण है ए का, ए आर दोनों सत्य हैं किंतु आर सही, यानी कि बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित है और प्रधानमंत्री सेनापति की ही हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है। तो आई थिंक आर गलत ही होगा। ए सही है परंतु आर गलत है, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 11, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, कौन है वो? तो राष्ट्रपति है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? प्रत्यक्ष रूप से, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, अप्रत्यक्ष रूप से, जैसा आपको बता दिया गया अप्रत्यक्ष रूप के द्वारा होता है आर्टिकल 55(3) के तहत, ठीक है। और चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत के संविधान 55(3) के तहत भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा एकल संक्रमणिक मत प्रणाली के द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों निर्वाचित सदस्य, याद रखिएगा निर्वाचित सदस्य, और राज्य विधानसभाओं में के निर्वाचित सदस्यों तथा दिल्ली पांडुचेरी विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्यों शामिल होते हैं, अर्थात जनता राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भाग नहीं लेते। इस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष। अच्छा एक चीज़ जान लीजिए, यहाँ पे जब चुनाव होता है ना राष्ट्रपति का, तो यहाँ पे निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं, मतलब जो वो रहते हैं जो मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, चाहे वो विधानसभा का हुआ चाहे वो राज्यसभा का हुआ। लेकिन अगर यहीं पे अगर बात की जाए, जैसे कि इनके क्या बोलते हैं आपका महाभियोग की बात की जाए राष्ट्रपति के, तो इसमें जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी भाग लेते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, भारत का राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्य के विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। बिल्कुल सही है आपका राइट आंसर, ए राइट दोनों सही है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, कैसे किया जाता है? अनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा, एकल स्थानांतरित मत प्रणाली, यानी कि ए और बी और सी दोनों सही है। उत्तर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, कैसे होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दूसरा राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, और तीसरा सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और चौथा दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो आपका 1/3 सही, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के 17वें संविधान संशोधन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वो कौन कौन है? दिल्ली व पांडुचेरी, ठीक है। 17वें संविधान संशोधन के द्वारा इन्हें अधिकार दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सम्मिलित नहीं है? तो कौन नहीं है? तो याद आपको पता ही होगा कौन, जो मनोनीत सदस्य होते हैं, कहाँ के? तो विधान परिषदों के,
निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं? नीचे दिए कुछ सही उत्तर चुनिए। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यपाल और उपराज्यपाल। तो इसमें आपका पूछा है कौन सही उत्तर कूट कीजिए, तो आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें? तो जहाँ तक आप देख सकते हैं संसद के दोनों सदनों भी हो सकते हैं, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, संघ और क्षेत्रों के विधान सभा के निर्वाचित, लेकिन सभी राज्यपाल और उपराज्यपाल ऐसा कहना उचित नहीं लगता है, यानी कि 1, 2, 3 आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ए, बी लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, सी राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य, डी संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो आपका राइट आंसर डी, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं, तो कौन कौन होते हैं? ए लोकसभा चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के विधानसभा के चुने हुए सदस्य, राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्य। तो आपका आंसर इसका होगा 1, 2, 3, फोर्थ नहीं होगा क्योंकि विधान परिषद को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, कैसे चुने जाते हैं? तो राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के राष्ट्रपति चुना जाता है कैसे? तो संसद एवं राज्य विधानसभाओं के द्वारा, संसद सदस्यों द्वारा, राज्यसभा द्वारा, लोकसभा द्वारा। तो इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया के लिए सही नहीं है? पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य होना चाहिए। राष्ट्रपति अपना पदभार जो ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष पद पर रहेगा, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल के समाप्ति पर भी वह पद, बिल्कुल सही है भी। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, यानी कि ये आपका डी इज द राइट आंसर, जो कि गलत में है। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए, कम से कम कितने हैं? तो आपका मतलब इसमें कोई लिमिट नहीं है, मतलब कितने साल भी बन सकते हो। ठीक है। राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952-1977 में यथा संशोधित के तहत भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम 50 निर्वाचकों का क्या प्रस्तावक होना आवश्यक है। साथ ही साथ कम से कम 50 निर्वाचकों, सांसदों एवं विधायकों द्वारा इस प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए। 1997 से पूर्व प्रस्तावों का अनुमोदन की संख्या पहले 10 थी, इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 50 कर दिया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव के निर्वाचक मंडल में फर्स्ट, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मत का मूल्य राज्य की जनसंख्या इक्वल टू राज्य की जनसंख्या बटे राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या इंटू 100 की जनसंख्या। तो एक निर्वाचित सांसद के सदस्यों के मत का मूल्य इक्वल टू सभी निर्वाचित विधानसभाओं सदस्यों के मतों का कुल मान अपॉन निर्वाचित संसदों सदस्यों की कुल संख्या। थर्ड, आखिरी चुनाव से 5000 मतदाता थे। इस कथन को कौन सा सही है? तो आपका राइट आंसर सिर्फ दूसरा सही है। एक निर्वाचित संसद सदस्य के मत मूल्य का, तो सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों का मतों का कुल मान बटे निर्वाचित संसदों सदस्यों की कुल संख्या, यानी कि बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, बिल्कुल सही। लोकसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है, ये भी बोल सकते हैं नहीं, यानी कि आपका ऑप्शन ए इज द राइट, केवल 1 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। भारत संविधान के अनुच्छेद 55 में दी गई राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत प्रणाली द्वारा होता है, जिसमें राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा सांसद के दोनों सदनों
के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्य की विधानसभाओं के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य निम्नलिखित सूत्रों से निकाला जाता है। राज्य की जनसंख्या विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या बटे इंटू 1000। प्रत्येक राज्य की जनसंख्या तथा कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण प्रत्येक एमएलए का मत मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। इस प्रकार कथन ए सही है और बी भी सही। और यही बात करें अगर संसद के एक सदस्य का मत मूल्य निकालने हेतु निम्न सूत्र का उपयोग किया जाता है। जैसे सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य का योग संसद के दोनों सदनों का लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, ये अपॉन में कहा था। स्पष्ट है। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि ए वह स्वयं प्रत्याशी होता है, बी उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना होगा, सी वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, और डी वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन हो। तो यानी कि ये सही है, राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली का वो सदस्य हो तो वह मतदान दे सकता है, यानी कि विधानसभा को अलाउ किया जाता है तो वो मतदान दे सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य के विधानसभाओं के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल की 1000 के गुणाकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति में 1997 में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष के जनगणना द्वारा अभिनिश्चित हो, आपको बता दिया गया था 1971 के साथ, जो कि 2026 तक इसे सील की गई है। ठीक है। और ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था और अनुच्छेद 55 में यह स्पष्टीकरण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो क्या आवश्यक नहीं है? पढ़ा लिखा हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। ठीक है। अनपढ़ भी चलेगा, अंगूठा छाप भी चलेगा, बस भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष आयु होना चाहिए, पागल और दिवालिया ना हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, उसे 35 वर्ष की उम्र पूरा कर लेनी चाहिए थी, इससे उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता, यानी कि ये तीनों सही है। तो आपका 2 मतलब 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। ठीक है। यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। अब बात करेंगे 31 क्वेश्चन, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु ए चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा, बी अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, सी निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, डी एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं। ऐसा कुछ नहीं है आपका, यानी कि सी निर्वाचित होने से तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। ठीक है। यही काम होता है सांसद का। अब हम बात करेंगे 32 क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57 क्या करता है? राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जाता है किसे? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, और उसका फैसला अंतिम फैसला होता है किसका? सर्वोच्च न्यायालय का। ठीक है। उपराष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। ठीक है। कब से? अपने शपथ से पद ग्रहण करने के दिन से। ठीक है। वो कभी भी पद ग्रहण करे उसी दिन से और उसी आखिरी दिन तक रहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के राष्ट्रपति उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो याद रखिएगा संसद के द्वारा। दोनों सदनों में कितने बहुमत होना चाहिए? तो 1/3 होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो 61 के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है?
तो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में वर्णित है। ठीक है, क्या? हटाने की प्रक्रिया यानी कि महाभियोग इम्पीचमेंट लगाने की। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। तो किसके द्वारा? महाभियोग द्वारा। ठीक है, आर्टिकल 61 में है। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 61 है। ठीक है, महाभियोग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किससे है? तो किससे है? तो संसद के दोनों सदनों को। ठीक है, जब संविधान का उल्लंघन करता है कौन? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 44, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना? 14 दिन की पूर्व की सूचना उन्हें देनी होती है, उसके बाद चलाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो राज्यों की विधानसभाएं। ठीक है, चुनाव तो आते हैं, चुनाव में अप्रत्यक्ष रूप से जब चुनाव होता है तो भाग लेते हैं, लेकिन जब महाभियोग होता है तो इनको साइड कर दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मतलब नहीं लिया जाता, ऐसा प्रावधान नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया तो कहाँ पे होगी? अर्थ न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 6 माह के भीतर। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, पदासीन उपराष्ट्रपति का पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्तियों की दशा में रिक्त भरने के लिए निर्वाचन आवश्यक होना चाहिए। रिक्त होने के तिथि से 6 माह के भीतर, रिक्त के तिथि से 1 वर्ष भीतर, रिक्त के तिथि से 9 और 7, यानी कि आपका राइट आंसर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु या पद त्याग अथवा हटाए जाने पर हुई रिक्त पर भरने का समय 6 महीना है। 6 महीने के अंदर उस सीट को भर लेना चाहिए। नंबर 51, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदयुक्त या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो याद रखिएगा 6 माह तक उपराष्ट्रपति कार्य पद संभाल सकते हैं राष्ट्रपति के, और उसके बाद चुनाव करना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, आर्टिकल 62 के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पदयुक्त से, ठीक है, पदयुक्त से मतलब हटाए जाने पर अन्य कारण से हुई उनके पद की रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन रिक्त तिथि से 6 महीने बीतने से पहले किया जाएगा। अर्थात अनुच्छेद 65A के अनुसार ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति 6 माह तक राष्ट्रपति रह सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? ए प्रधानमंत्री, बी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और सी उपराष्ट्रपति। तो आपका राइट आंसर सी उपराष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो तो। किसके अनुसार? 65 के अनुसार, 65 आर्टिकल 65 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 53, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तो कौन कार्यवाहक रूप से राष्ट्रपति का होगा? तो याद रखिएगा भारत का महान्यायवादी की लोकसभा का अध्यक्ष की राज्यसभा का उपसभापति या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो याद रखिएगा आपका कौन होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों प्रेजेंट ना हो, ठीक है, इस स्थिति में कार्यवाहक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे राष्ट्रपति का पद पे। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति पद कौन होता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 55, यदि भारत में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय बिंदु पर खाली हो तो राष्ट्रपति का पद पर अस्थायी तौर पर निम्नलिखित में से आधारित किए गए हैं तो कौन होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कथन आपका है 56 का, अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। कारण राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है। देखिए आपका इसका राइट आंसर जहाँ तक मुझे लगता है
कि जब तक पद पर हैं तब तक तो मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, लेकिन पद मुक्त होने के बाद उन्हें पर मुकदमा चलाया जाता है। और यह पद संविधान के ऊपर कभी भी नहीं हो सकता। हर चीज़ संविधान के दायरे में होता है, चाहे वो राष्ट्रपति का पद हो, चाहे वो मुख्यमंत्री का पद हो, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय का पद हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति का कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जा सकते हैं। किसके द्वारा? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया जा सकता है? मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 57, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह जोड़ा गया था अनुच्छेद 74(1) में, परंतु को जोड़ा गया और जिसके द्वारा राष्ट्रपति का कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 58, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुसार पे, ठीक है, यानी केंद्रीय मंत्री के सलाह पर। अनुच्छेद 85(2) के ख के तहत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, किंतु राष्ट्रपति के यह शक्ति अनुच्छेद 74(1) के अधीन अर्थात वह ऐसा केंद्रीय मंत्रिपरिषद और अनुसंधान या सलाह पर कर सकता है। उल्लेखनीय है कि मंत्रिमंडल के कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में सभी कैबिनेट राज्य उप मुख्यमंत्री या मंत्री शामिल होते हैं। हालांकि मंत्रिपरिषद द्वारा लोकसभा में बहुमत खो देने पर उसके द्वारा दी गई लोकसभा को समय पूर्व भंग करने की सलाह राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं होती है। इस संदर्भ में राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 59, राष्ट्रपति यानी कि भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कौन करता है? तो याद रखिएगा, मंत्रिपरिषद के सलाह पर। लोकसभा और राज्यसभा में संयुक्त बैठक किसके द्वारा आपूर्ति की? राष्ट्रपति के द्वारा यह आपूर्तित की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 61, और किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 108 के तहत विधेयक पर दोनों सदनों के मत गतिरोध की स्थिति में, मतलब जैसे लोकसभा और राज्यसभा में अगर मत भिन्न है तो इस स्थिति में राष्ट्रपति क्या करेंगे? 108 आर्टिकल का प्रयोग करके दोनों सदनों को एक जगह संयुक्त बैठक के लिए आहूत की जाएगी। 118(4) के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 61, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक आहूत की जाती है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुलाया जा सकता है? कौन एक बुलाया जाता है? तो राष्ट्रपति, यानी कि ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने का सूचने के संबंध में उचित है? तो कौन है? तो राष्ट्रपति का आशय है। किसका है? राष्ट्रपति का आशय है। क्वेश्चन नंबर 64, भारत के राष्ट्रपति के संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? पहला, वह संसद का एक संगठक भाग है। दूसरा, वह दोनों सदनों में चर्चा भाग लेता है। तीसरा, वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। और चौथा, वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। तो आपका राइट आंसर होगा कि भाग लेता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, संयुक्त बैठक करते हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद किसके तहत? 69 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संसद का एक संगठक भाग है। अनुच्छेद किसके तहत? 79 के तहत, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 86(1) के तहत वह प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में दोनों सदनों को संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। किस आर्टिकल के तहत? तो याद रखिएगा 86 फर्स्ट के तहत। ठीक है, और यही बात करें अगर अध्यादेश की तो 1, 2, 3 के तहत अध्यादेश लागू कर, और राज्यपाल 2, 1, 3 के तहत अध्यादेश लागू कर सकता है, परंतु दोनों सदनों में चर्चा भाग नहीं लेता है। क्वेश्चन नंबर 65, नीचे दोनों वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए, राष्ट्रपति संसद का भाग है। बिल्कुल है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता है, यानी कि दोनों सही है। ए इज द राइट आंसर। 79 के अनुसार भारत की संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों यानी कि राज्य लोकसभा से मिलाकर बनेगी। संसद साथ ही अनुच्छेद 111 के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून के रूप में लेता है, और इस प्रकार कथन कारण दोनों सही हैं। और पहले याद रखिएगा किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 111 के तहत विधेयक पर पारित राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66,
एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो राष्ट्रपति अपनी सहमति के बाद, यानी कि ठीक है, तो आपका बी इज द राइट आंसर। और कौन सा आर्टिकल होता है याद रखिएगा 11 यानी कि 111 आर्टिकल के तहत विधेयक पारित की जाती है, जिस पर राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर करके उस चीज़ को कानून बना दिया जाता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं वो क्या है? तो याद रखिएगा, तो सी, जहाँ पे वीटो पावर का प्रयोग किया गया था, मतलब उस पर कोई विधेयक कब ये होता है, जैसे पेप्सू विनियोग विधेयक के मामले में 1994 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के 1954 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अत्यंतिक वीटो यानी कि एब्सोल्यूट वीटो का सहमति को रोक लेना का प्रयोग किया था, जबकि 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो अर्थात संसद द्वारा पारित विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित रखना का प्रयोग किया। आत्यंतिक वीटो मंत्रिपरिषद के इच्छा अधीन होता है, अतः पॉकेट वीटो की स्वेच्छा से किया गया माना जाएगा, इसीलिए विकल्प सी उत्तर सही है। निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिस संवैधानिक शब्दावली से जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है? तो कौन किया था? ज्ञानी जेल सिंह ने। सी जो डाक क्या था, भारतीय डाक विधेयक था। ठीक है, भारतीय डाकघर संशोधन 1946 में ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। ठीक है, पॉकेट वीटो का यूज। क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो किसके तहत? तो 111 के तहत। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कोई भी विधेयक है इनके हस्ताक्षर के ही द्वारा वह कानून का रूप लेता है, तो 111 के तहत कोई भी बिल को रोक सकते हैं। आर्टिकल 82, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है, तो अनुच्छेद 160 के तहत। ठीक है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। 160 के तहत या असाधारण परिस्थितियों में राज्यपालों के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। ठीक है, 83, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। क्या नहीं देता है? राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करना। राज्यों की मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना यह किसका काम होता है? तो याद रखिएगा, यह राज्यपाल का काम होता है। ठीक है, यह राज्यपाल का काम होता है राज्यों की मुख्यमंत्री का नियुक्ति करना। ठीक है, और ये 164(1) के अनुसार राज्यों की मुख्यमंत्री नियुक्ति अधिकार राज्यों के राज्यपाल को है। क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 143 के तहत। और याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का 124 से लेके 147 तक सुप्रीम कोर्ट का है, जो कि भाग 5 में है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति प्रदान है। 85, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? ए, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। बी, आपातकालीन शक्तियाँ। सी, राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्तियाँ। और डी, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 86, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्द भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? अध्यादेश का प्रज्ञापन, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना, संसद के सदनों को संदेश भेजना, क्षमा याचना करना, यानी कि ये संसद को सदनों को संदेश भेजना ये राष्ट्रपति का काम नहीं है। ठीक है, तो 87, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह ए, क्षमादान करें। बी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं। सी, आपातकाल की घोषणा करें। और डी, अध्यादेश जारी करें। ये काम है, ये भी है, ये भी, यानी कि क्या नहीं है? तो आपका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना यह किसका काम नहीं है? राष्ट्रपति का काम नहीं, ये संसद का काम है। किसका काम है? संसद का। ठीक है, अनुच्छेद 124 खंड 4 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदनों द्वारा अपने कुल सदस्यों संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने उसे हटाने का आदेश नहीं देता है। ठीक है, यानी कि 88, राष्ट्रपति की क्षमा की आदि शक्ति एक क्या है? तो
न्यायिक शक्ति है। ठीक है, एक क्या है, न्यायिक शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 89, भारत राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति क्या सम्मिलित नहीं है? तो क्या सम्मिलित नहीं है? क्षमा, परिहार, परिविलंब, निरंतरता, रोक, विराम, लघुकरण। तो यह हम जहाँ तक राइट आंसर क्या होगा, तो सी है आपका, फोर्थ और फिफ्थ नहीं है, फोर्थ और फिफ्थ नहीं है, यानी कि विराम और प्रविलंब नहीं है। ठीक है, सॉरी, सिक्स और सेवंथ नहीं है। सिक्स आपका क्या है इसमें, रोक और निरंतरात, ये नहीं है, बाकी आपका सब दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा या उसका प्रविलंब करना, विराम करना, परिहार करना अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त होता है, जिसमें सेना न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध किए मामले में भी शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? पहला, प्रस्तावित और लोकप्रिय, दूसरा औपचारिक और विधिक, और तीसरा राजनीतिक और नाम मात्र, और चौथा संवैधानिक और नाम मात्र। आपका दूसरा और चौथा सही है, डी इज द राइट आंसर, औपचारिक और संवैधानिक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 91, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति यह का वह कर्तव्य है कि वह निम्नलिखित में से किनको सदनों के पटल पर रखवाएं? तो ए, संघ वित्त आयोग की सिफारिश को, बी, दूसरा लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, तीसरा नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, और चौथा राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। तो आपका याद रखिएगा, 1 संघ वित्त, 3 नियंत्रक और 4, यानी कि सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संघ वित्त आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के नियुक्ति की राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि लोक लेखा की समिति की स्थापना लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को मिलाकर की जाती है, और इसके अध्यक्ष नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा दी जाती है। राष्ट्रपति द्वारा संघीय वित्त आयोग की सिफारिश, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक प्रतिवेदन तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रतिवेदन क्रमशः संविधान के अनुच्छेद 281, 151 और 338 के तहत संसद के पटल पर रखवाया जाता है, यानी कि ये सब आपका ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति को नहीं है? तो वित्तीय बिल पर पुनर्विचार लौटाना, यह संवैधानिक इनका अधिकार नहीं है, उस पर क्या कर सकते हैं, लौटा नहीं सकते। अगर आता है वित्तीय बिल तो इन्हें कंपलसरी होता है इन पे सिग्नेचर, ना तो वो वीटो पावर, कोई पावर इसमें यूज नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, एक्सप्लेनेशन इसके देखते हैं। तो राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 110 खंड 1 उपखंड ख से उपखंड 6 के विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाले वित्तीय बिल, यानी कि जो मनी बिल या धन विधेयक होते हैं, अनुच्छेद 111 के तहत अन्य साधारण बिलों की तरह पुनर्विचार हेतु लौटा नहीं सकते हैं। अन्य 3 विकल्प राष्ट्रपति संवैधानिक विशेषाधिकार प्रस्तुत बिल 117 के प्रावधान के तहत राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद भी केवल लोकसभा में प्रस्तावित पर पुनर्स्थापित किए जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। किसको है? राष्ट्रपति को। क्या है? तो अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है। किस चीज़ को? भौगोलिक क्षेत्रों के। किसको अधिकार है? तो राष्ट्रपति को है। ठीक है, संविधान की 5वीं अनुसूची पैरा 6 के अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित प्रमुख प्रावधान इस प्रकार है। राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित अथवा विस्तारित किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी समय राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के संपूर्ण अथवा किसी विशिष्ट भाग को समाप्त भी किया जा सकता है। राज्य के राज्यपाल के परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति के आदेश द्वारा राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के क्षेत्रफल को बढ़ाया भी जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 94, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करते हैं। ठीक है, कौन तैयार करता है? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी MPPSC में आया था। तो संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिमंडल। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो बिहार राज्य से थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो बिहार राज्य से थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मूलतः बिहार राज्य से थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले में हुआ था और 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे।
96 स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखिएगा बिहार से कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 97 दो अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? श्री वी गिरि थे। कौन थे? श्री वी गिरि थे। ठीक है। और चौथे राष्ट्रपति थे, तथापि कार्यकाल उनका क्रम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार, डॉक्टर एस आर राधाकृष्णा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है। अब हम बात करेंगे 99 सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो एन संजीव रेड्डी, यानी कि एन जो संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी मतलब क्या थे? निर्विरोध चुन लिए गए थे। इनके विपक्ष में कोई भी नहीं खड़ा हुआ था और इनको एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 1977 से लेकर 1982 तक यह भारत के राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है। 100 क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति के चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है तो हमारे नीलम संजीव रेड्डी, यानी कि डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 101। अब हम इसको सूचित करते हैं, सुम्मिलित करते हैं। ठीक है। तो फरक्कू अली अहमद तो कब थे? तो 1974 से लेके 1977 तक थे फरक्कुद्दीन अली अहमद। एन संजीव रेड्डी तो हमने बात किया है 1977 से लेके 1982 तक। डॉक्टर जाकिर हुसैन तो 1967 से लेके 1969 तक। ठीक है। और वी गिरी 1969 से लेके 1974 तक। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका होगा सी। ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लीजिए आप यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा? तो कौन नहीं रहा? तो नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है। बाकी लोग थे डॉक्टर एस राधाकृष्ण, डॉक्टर जाकिर हुसैन, आर वेंकटरमन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103 निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? तो कौन रहे हैं? नीलम संजीव रेड्डी भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है। निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों के कौन से दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? तो डॉक्टर राधा कृष्णा को। ठीक है। भारत के दूसरे राष्ट्रपति 13 मई 1967 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा एवं दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। प्रख्यात दार्शनिक एवं शिक्षाविद थे। क्वेश्चन नंबर 105 भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित हैं? तो वी गिरी इज द राइट आंसर। ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 106 भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है? तो यू नो वेरी वेल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है। भारत के 11वें राष्ट्रपति थे जो 2002 से 2007 तक थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिसे मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है क्योंकि उन्हीं के निर्देशन में प्रारंभ एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के फलस्वरूप भारत पृथ्वी अग्नि जैसे मिसाइलों का विकास किया था। क्वेश्चन नंबर 107 भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108 निम्नलिखित में से कौन असंगत है? तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू क्या है? इसमें असंगत हैं। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109 श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? तो कौन सा क्रम है? तो 12वां क्रम है। ठीक है। अभी वर्तमान में कौन राष्ट्रपति है? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। ठीक है। वर्तमान के राष्ट्रपति कौन से नंबर पे हैं? तो 15वें नंबर पे हैं। ठीक है। 13वें राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुआ था और 25वें 2007 प्रतिभा देवी पाटिल 12वें राष्ट्रपति में शपथ ग्रहण किया था और उनका क्रम 14वां था प्रतिभा पाटिल ने भैरव सिंह पराजित करके। ठीक है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। 110 भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? तो कौन रह चुका है? तो याद रखिएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है। बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। अब बात करेंगे 111 निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? तो कौन उपस्थित हुए थे? तो याद रखिएगा वी गिरी। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर इसके हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राष्ट्रपति वी गिरी राष्ट्रपति निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के आरोप में विवाद की सुनवाई के समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
एस सिकरी की अध्यक्षता वाली पीठ के सम्मुख व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए थे। धातव्य है कि 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में वीवी गिरी स्वतंत्र उम्मीदवार तथा नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस पार्टी के घोषित उम्मीदवार थे। वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना भी की गई थी, जिसमें वीवी गिरी ने विजय प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 112, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था, किसने किया था? तो एडम, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, अब हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति, यहीं पे आपका राष्ट्रपति समाप्त होता हुआ। अब हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति के नोट्स और उसके बाद हम उसके चर्चा करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आई होप आपको राष्ट्रपति का हर एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम अपने उपराष्ट्रपति की तरफ, और उपराष्ट्रपति से बात करने से पहले हम उसके नोट्स रिवीजन देख लेते हैं। भारत में उपराष्ट्रपति का पद जो है ना, वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तर्ज पर बनाया गया था। आधिकारिक क्रम में यह पद राष्ट्रपति के बाद आता है और संविधान 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है। जिस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है और उस दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा तथा अनुच्छेद 97 के अधीन सभापति के संदेह वेतन भत्ते हकदार नहीं होगा। भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी पद द्वारा होता है तथा ऐसे निर्वाचन के मतदान गुप्त होता है। अनुच्छेद 63(3) के तहत उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता भारत का नागरिक 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो और राज्यसभा सदस्य के निर्वाचित होने के योग्य का उल्लेख किया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति पद के लिए वर्तमान में 4 लाख रुपए प्रति वेतन, यानी कि 2008 की बात है, 2018 के संसद के संशोधन अधिनियम के तहत 1 जनवरी 2016 से प्रभावी दिया जाता है। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के वेतन नहीं प्राप्त होता है, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन प्राप्त होता है। अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है ना, वो पद ग्रहण के तिथि से 5 वर्ष तक होता है और अनुच्छेद 67 ख के अनुसार राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। अनुच्छेद 67 ख के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है, ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 के वर्णित प्रारूप में राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा इससे नियुक्ति किसी व्यक्ति के समझ पद की शपथ लेता है। अब हम देखेंगे भारत के उपराष्ट्रपति एवं उनके कार्यकाल। सबसे पहले अगर उपराष्ट्रपति थे तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि 1952 से लेके 1962 तक के, यानी कि 10 साल तक थे। ठीक है। अब सेकंड डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से लेके 1967, यानी कि 5 साल 10 साल। ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, वीवी गिरी, जो 1967 से लेके 1969 तक है। 4 गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से लेके 1974 थे और 5 वी.डी. जयती 1974 से लेके 1979 तक थे और फिर एम हिदायतुल्ला न्यायमूर्ति थे जो 1979 से लेके 1984 तक थे और आर वेंकटन रमन 1984 से लेके 1987 तक थे। ठीक है। और नेक्स्ट शंकर दयाल शर्मा 1987 से लेके 1992 तक। 9 नंबर के.आर. नारायण 1992 से लेके 1997 तक। डॉक्टर के. कृष्णकांत 1997 से लेके 2002 तक। भैरव सिंह शेखावत 2002 से लेके 2007 तक और मोहम्मद आमिद अंसारी 2007 से लेके 2017 तक। अब नेक्स्ट 2017 से 2022 तक एम वेंकैया नायडू और 14 नंबर पे कौन है, तो इस समय जगदीप धनखड़, जो कि 2022 से लेके अब तक। ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इसके क्वेश्चन। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक
गण द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं ए संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, बी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, और सी राज्यसभा के और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, और डी विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। तो आपका राइट आंसर क्या इसमें होगा? बी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। ठीक है, ये आपके यहाँ पे वो होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सभी सदस्यों से मिलाकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणित मत द्वारा होता है। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं जनता द्वारा, निर्वाचक मंडल द्वारा, संसद के दोनों सदस्यों यानी कि 3, और सी इज द ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? तो आपको जैसा बताया गया था, कैसा बताया गया था, तो बताइए आप लोग क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में। तो बिल्कुल सही जवाब डी, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। ठीक है, यानी कि अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभाओं के सदस्य और विधान परिषदों के सदस्य। तो याद रखिएगा, जैसा हमने आपको बताया है, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, यानी कि ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इन कथनों में से कौन सा सही है? राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है। दूसरा, राज्यों के विधायिका के सदस्यों के दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा? केवल ए, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है उपराष्ट्रपति का भी। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए हैं जो कथन ए कहा गया जबकि दूसरे का आर कारण बताया गया। तो कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वो राज्यसभा का सदस्य होने के लिए योग्यता रखता हो या अर्हता रखता हो। बिल्कुल सही। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, मतलब दोनों सही है। तो आपका ए और आर दोनों सत्य हैं और ए आर का दोनों स्पष्टीकरण सही है। तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उप राष्ट्रपति होता है। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। बिल्कुल गलत है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जो कि इसमें असत्य है। उपराष्ट्रपति के संबंधी निम्न से कथनों पे कौन सा ही नहीं है? उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो। किसी राज्य के विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। ठीक है। उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का। बिल्कुल सही है। उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो कौन सा इसमें सही है? नहीं है। तो यानी कि फर्स्ट और फोर्थ इसमें सही नहीं है, असत्य हैं। ठीक है, बाकी सही है। ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ। क्वेश्चन नंबर, अब इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उपराष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति के पास राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो। इस प्रकार कथन 1 गलत है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में प्रस्तुत एक समान बहुमत से पारित संकल्प जिसको लोकसभा सभा सहमत हो और उससे हटाया जा सकता है। और इस प्रकार कथन 4 गलत है, क्योंकि औपचारिक महाभियोग में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। कथन 2 और एवं 3 सत्य हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का राष्ट्रपति क्या होना चाहिए? भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी होता है। इसके पास पद से संबंधित कोई औपचारिक कार्य या दायित्व नहीं है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य का निर्वहन करता है। और क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रपति की पद त्याग में अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो ये भी सही है। तो यानी कि सभी चारों सही हैं। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रपति उसको पद से निम्न से किस प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? तो राज्य परिषद के द्वारा। ठीक है, राज्य परिषद के द्वारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, आर्टिकल 67 ख के तहत।
14 दिन की इनको सूचना दी जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के उपराष्ट्रपति को पदमुक्त करने के संबंधित प्रस्ताव पारित किया जाता है किसके द्वारा? तो केवल राज्यसभा में किया जाता है। ठीक है, इसमें लोकसभा की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा के द्वारा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, नीचे 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से वह सही युग्म बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने के पूर्व राजदूत तथा उच्चायुक्त पद पर रहे हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णा, जी.एस. पाठक, डॉक्टर एस राधाकृष्ण और वी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, के.आर. नारायण और डी जति के.आर. नारायण। तो कौन थे इसमें से? तो आप लोगों का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब है बी, डॉक्टर एस राधाकृष्ण और वी गिरी। ठीक है, और ये कब थे? तो 1949 से 1952 तक यूएसएसआर के में भारत के राजदूत थे, और वी गिरी 1947 से 1951 तक सीलोन के उच्चायुक्त में पद पर रहे हैं। ठीक है, तो यानी बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? तो किस ने संभाला है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। फखरुद्दीन, बिल्कुल सही जवाब, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ, यानी कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा, बाकी लोग नहीं संभाले हैं। ठीक है, यानी कि ए और बी, बाकी ये लोग राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? तो संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधित मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। ठीक है, और सी, प्रेस की स्वतंत्रता और वाक्य मूल्य अधिकार वाक्य में अभिव्यक्ति की सम्मिलित है, और डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो इसमें क्या पूछा है, कौन सही नहीं है? तो डी इज द राइट आंसर, इसमें डी नहीं सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 और ये लास्ट हमारा क्वेश्चन होगा। ठीक है, मोहम्मद आमिद अंसारी भारत के राष्ट्रपति के रूप में क्रमांक क्या था? तो 12वां था। कौन सा था? 12वां। ठीक है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम कौन से चैप्टर पढ़ेंगे? जो कि आपका घटना चक्र का सीरीज होगा 12 नंबर। ठीक है, तो आपका ये होगा केंद्रीय मंत्री परिषद। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में बहुत प्यार दिया है घटना चक्र के सीरीज को। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।